हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को और जय हिंद और जय भारत। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। जी हाँ, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो क्या है आपके हक, क्या वो जरूरी कानून वगैरह है जो आपको जानने चाहिए जिससे ऐसे अरेस्ट होने पे आप अपना बचाव कर सकें, अपनी बॉडी का बचाव कर सकें, आपको हरासमेंट नहीं हो पुलिस के हाथों, आपको प्रताड़ित ना किया जाए पुलिस के हाथों, आपका किसी प्रकार का टॉर्चर ना हो पुलिस के हाथों, और बेसिकली अपनी जान की हिफाजत आप कर सकें कानून में चलते हुए। इन कानूनों के बारे में, इन जरूरी प्रोविजंस के बारे में आपको जानना चाहिए एज अ कॉमन सिटीजन कि कल खुदा न खास्ता अगर आपको अरेस्ट होना पड़े तो ये अगर जानकारी आपको है और ये चीजें आप अगर फॉलो करें टू द टी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरी एडवाइस है, मेरी सजेशन है, तो आप सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होगा। भाइयों, बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 41 से सेक्शन 60A, जी हाँ 41 से 60A तक डील करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, और उसी में तमाम कुछ जरूरी प्रोविजंस और सेक्शंस हैं जो डील करते हैं कि आपके क्या हक हैं वगैरह, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कभी भी आपको अगर अरेस्ट करती है तो सेक्शन 41B के अंदर जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने में वो अगर यूनिफॉर्म में है तो उसकी क्लियरली बैज विजिबल होना चाहिए, और अगर साफ से नहीं दिख रहा तो आप पूछ सकते हैं कि अपना मुझे नाम बताएं। सेक्शन 41B CRPC के तहत पुलिस वाले को क्लियरली अपना नाम, आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर वो वर्दी में नहीं अरेस्ट कर रहा है, वो सिविल्स में अरेस्ट कर रहा है, अपनी सिविल यूनिफॉर्म में अरेस्ट कर रहा है, खाकी में नहीं, तो ऐसे में फिर आपको उसको सेक्शन 41B में आप उससे उसका आईडी कार्ड तक मांग सकते हैं। उसको अपना आईडी कार्ड प्रोड्यूस करके आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके क्या नाम है, क्या उसकी रैंक है। आप ओरली भी पूछ सकते हैं ये बात, उसको अपना नाम, रैंक बताना पड़ेगा। ये 41B CRPC का कानून है। 41C CRPC कानून में पुलिस वाले जब आपको अरेस्ट करते हैं तो इस अरेस्ट के बारे में जानकारी उनको पुलिस कंट्रोल रूम में देनी पड़ती है। हर स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम बनाता है, वहां उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है ये क्राइम में। ठीक है। 41B(2) में ये भी है कि पुलिस वाले एक अरेस्ट मेमो बनाते हैं। तो एक अरेस्ट मेमो बनाते हैं कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। उसमें वो 2 सिग्नेचर्स लेते हैं। हाँ, एक आपके किसी फैमिली मेंबर का, हाँ, एक आपका सिग्नेचर लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ आपके किसी फैमिली मेंबर का या आपके फ्रेंड का जो आप बोले, तो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी नियर बाय का उसका सिग्नेचर लेते हैं अरेस्ट मेमो पे कि ये इंसान, इनको अरेस्ट किया गया है। हाँ, और सिग्नेचर लेके लिया जाता है और किस थाने ले जाया जा रहा है उनको अरेस्ट करके वो इन्फॉर्म किया जाता है। ये सब सेक्शन 41B 1 और 2 में आता है। ठीक है। अच्छा, अब 41C मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस वालों की ड्यूटी है कि उनको इन्फॉर्म करना है कि इस इंसान को हमने अरेस्ट किया है। अब आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 41D। ये आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे ही आपको अरेस्ट करके जब ले जाया जाता है थाना और आपसे सवाल जवाब, जो पहला सवाल पुलिस वाले पूछें, मुंह खोलें और पहली चीज आपसे पूछे, आपको जानना चाहिए कि सेक्शन 41D 2009-2013 CRPC के जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। 2000 इनफैक्ट 9 के बाद विद इफेक्ट 2010 आई थिंक नवंबर से इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये कानून आ गया है। ये कानून ये कहता है कि पुलिस वाले जो पहला आपसे सवाल पूछे, पहली बार मुंह खोले और आपका इंटेरोगेशन स्टार्ट करें, ये पुलिस वाले आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप तुरंत कहिए कि सेक्शन 41D के तहत, ठीक है, नवंबर 2010 से जो लागू हो गया, नवंबर 2010 से जो लागू हो गया, मुझे राइट है अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करने का
ये इंटेरोगेशन के दौरान। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ये एडवोकेट साहब हैं, इनसे कांटेक्ट किया जाए। मैं आपके इंटेरोगेशन का कोई जवाब नहीं देना चाहता जब तक मेरे वकील साहब नहीं आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इंटेरोगेशन में वकील साहब मेरे प्रेजेंट हो। भाइयों, सेक्शन 41 डी सीआरपीसी जो कि नवंबर 2010 से लागू हुआ है अमेंडमेंट्स में, आपको पता होना चाहिए। ये आपको हक देता है। पुलिस वाले आपको नहीं बताएंगे, इंटेरोगेशन चालू कर देंगे, वकील वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। स्टैंडर्ड इनकी प्रैक्टिस है जो गलत है। आपको कहना है कि सेक्शन 41 डी में मैं अपने वकील साहब से कांटेक्ट करना चाहता हूं। आप जो भी इंटेरोगेशन में पूछना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। कानूनन मेरा हक है सेक्शन 41 डी में कि मेरे वकील साहब, अगर मैंने वकील साहब की मांग करी है, मैंने कहा वो उनको कांटेक्ट किया जाए, उनको बुलाया जाए मेरी इंटेरोगेशन के दौरान। तो ऐसे में कानून ये कहता है कि पुलिस वाले अपनी इंटेरोगेशन कंटिन्यू ही नहीं कर सकते जब तक आपके वकील साहब आना जाए। ठीक है। हैविंग सेड दिस, आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब एक बार आपके आ गए तब आपकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी। वकील साहब आपके इंटरेस्ट देखेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि थ्रू आउट द इंटेरोगेशन वकील साहब आपके नहीं प्रेजेंट होंगे। तो अगर पुलिस वाले एक बार आ गए, बातचीत हुई, उसके बाद थ्रू आउट इंटेरोगेशन की आपकी 3 घंटे इंटेरोगेशन चल रही है, 19 घंटे इंटेरोगेशन चल रही है, थ्रू आउट आपके वकील साहब को प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो पुलिस वाले ये भी कर सकते हैं। लॉ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। लेकिन एक बार इंटेरोगेशन स्टार्ट हो, आप अपने वकील साहब को मांगिए। ये बहुत बड़ा चेंज आया है 2010 के बाद, तो इसको आप लोग एक्सरसाइज करें। इसको 99% जनता जानती नहीं है इस बारे में, और पुलिस वाले इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी आप लोगों को डरा धमका के आपसे पूछते रहते हैं। आप लोग तुरंत कहिए सेक्शन 41 डी में मैं चाहता हूं इंटेरोगेशन के दौरान मेरे वकील साहब को कांटेक्ट किया जाए। जब तक मेरे वकील साहब नहीं आते हैं, मैं आपसे बड़ा लाड प्यार करता हूं भाई साहब, पूरी कोऑपरेशन एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन कानून मुझे इस कोऑपरेशन के में मुझे हक देता है कि मेरे वकील साहब को बुलाया जाए। क्यों भाइयों? ये कानून आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से, जो कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर पुलिस आपसे पूछताछ में, इंटेरोगेशन में आप ही के खिलाफ, आप ही को अरेस्ट करके आप ही के खिलाफ आपसे सवाल पूछे, आप जवाब दें, अपने ही को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर लें, तो पूरा ये जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो नो मैन शैल सेल्फ इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। हर आदमी को राइट है अपने को डिफेंड करने का, और प्रोसिक्यूशन का काम है क्राइम उसके खिलाफ प्रूव करने का। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ में, क्योंकि आप सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आपके पास राइट है अपने को डिफेंड करने का, आप प्रिज्यूम्ड है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो सेक्शन 41 डी इंट्रोड्यूस हुआ है कि पुलिस वाले इंटेरोगेशन में कुछ भी आपसे जान लेंगे। आपने वहीं कन्फेशन कर दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा केस। तो आप बस इतना कहिए कि भाई साहब 41 डी में मैं अपने वकील साहब से मिलना चाहता हूं। एक बार आपने ये कह दिया तो कानून ये कहता है, एक बार आपने वकील की मांग कर दी इंटेरोगेशन के दौरान सेक्शन 41 डी सीआरपीसी के तहत, पुलिस वाले इंटेरोगेट ही नहीं करते। इंटेरोगेशन मस्ट स्टॉप, दैट्स द लॉ। द इंटेरोगेशन स्टॉप्स द मोमेंट यू आस्क फॉर योर लॉयर, until your lawyer then comes and participates, sits with you during interrogation cannot continue। ठीक है, ये है कानून। मैंने कहा ये बता दूं क्योंकि 99% लोग आप लोग नहीं जानते हैं बात। ठीक है, तो 41 डी आप अपना नाश्ता भूल जाइए खाना, लेकिन 41 डी आपको जानना चाहिए सीआरपीसी का। आगे बढ़ता हूं। सेक्शन 54 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है कि आपके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। आपको कोई भी आपके साथ प्रताड़ना हुई है, चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसमें डॉक्टर को आप पॉइंट आउट करिए और डॉक्टर को लिखना चाहिए रिपोर्ट में। और डॉक्टर जहां नहीं लिख रहा है पुलिस के प्रेशर में, डॉक्टर को सामने कहिए कि लिखिए, देखिए मुझे यहाँ इंजरी है, इसको लिखिए अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 57 आ रहा हूं। सेक्शन 57 कहता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक बार आपको अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको प्रोड्यूस करना है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो एक बार आप पुलिस से बाहर निकले, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के आप सवेरे प्रोड्यूस होंगे। और जब आप प्रोड्यूस हो मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, ये ध्यान रखिएगा आपके साथ अगर कोई भी प्रताड़ना होती है या किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है इन कानूनों का जो मैं आपसे बता रहा हूं,
तुरंत मैजिस्ट्रेट साहब से एट दी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बी वेरी वेरी पोलाइट। अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं जो डांट खा रहे हैं डेली मैजिस्ट्रेट साहब से, ऐसा नहीं। बी वेरी पोलाइट, कहिए जब प्रोसीडिंग चले तो कहिए मैजिस्ट्रेट साहब आई एम सीकिंग योर परमिशन टू स्पीक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, इतना बोलिए। मैजिस्ट्रेट साहब जब कहे अलाउड, परमिशन ग्रांटेड, तो आप बोलिए अपनी बात, कहिए कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सेक्शन 54 में डॉक्टर साहब ने मेरा वो नहीं ठीक किया, देखिए ये चोट लगी है मुझे, ये हुआ, जो भी हुआ है मैजिस्ट्रेट साहब के साथ खुल के तुरंत बोलिए। वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका किसी भी प्रकार का अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है, सीआरपीसी का, या आपका ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, तो आप इन्फॉर्म करिए मैजिस्ट्रेट साहब को, लेकिन बी वेरी वेरी पोलाइट। आप लोग डेस्परेट होते हैं, पुलिस ने प्रताड़ना शायद आपको बड़ी प्रताड़ित किया होता है, तो आप लोग डेस्परेशन में एक्साइटेड हो जाते हैं, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, उसमें केस आपका खराब हो जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब एक जज हैं, रेप्यूटेबल जज हैं, आप परमिशन मांगिए, जैसे उनके सामने प्रोड्यूस हो मुंह खोलिए, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हाँ मुंह खोलिए, कहिए मैजिस्ट्रेट साहब आई एम सीकिंग योर परमिशन, मैं इजाजत चाहता हूं आपसे बात करने की, मुझे आपसे इजाजत चाहिए, मैं कुछ बात रखना चाहता हूं अपनी, हाँ आई एम सीकिंग योर परमिशन सर, प्लीज आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू शेयर समथिंग। मैजिस्ट्रेट साहब आपको अलाउ करेंगे। अगर आप रीजनेबल मैन की तरह बिहेव करेंगे तो आपको हर कोई आपकी बात सुनेगा और रीजनेबली आपसे पेश आया जाएगा, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब को बोलिए अपनी बात। मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूं, पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कानून की कोई भी किताब भारत में, और मैं ये बराबर बोलते आया हूं अपनी वीडियोस में, वो पुलिस वालों को या किसी भी गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी को हक नहीं देती है कि आपको टॉर्चर करे, ठीक है। तो सीआरपीसी में कोई हक नहीं है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, वो आपको मार पिटाई थप्पड़ घूसे कुछ नहीं कर सकती है इस प्रकार का। ये सारा टॉर्चर, इस किस्म का मार पिटाई, ये सारा इलीगल होता है। इसीलिए मैंने कहा 24 घंटे के अंदर जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने मिले, अगर आपके साथ एक उंगली भी पुलिस वाले ने उठाई है आप पे, या कुछ गलत आपके साथ व्यवहार हुआ है, आप इसके बारे में मेंशन करें। डॉक्टर ने जो आपकी एग्जामिनेशन करी थी वहां पे मेंशन करें, रिपोर्ट में लिखवाएं। इसके आगे और मैं आपको बताता हूं। तो सेक्शन 55A आया है जो बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। तो आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी की जो स्टेप्स लेने हैं और रीजनेबल केयर लेना है, वो पुलिस वाले को लेना है सेक्शन 55A में। तो अगर आपको प्रताड़ित करता है तो 55A का उल्लंघन है, हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 55A आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टॉर्चर, अगेंस्ट मार पिटाई। 55A हाँ ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। 57 मैंने आपको बता दिया, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा, 57 में ही आपको जानना चाहिए, अगर जो पुलिस अपनी 24 घंटे के अंदर आपको किसी कारणवश मैजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं प्रोड्यूस कर पाती है तो बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन है। लेकिन पुलिस अगर 167 सीआरपीसी में अगर ऑर्डर ले ले मैजिस्ट्रेट साहब का, हाँ 167 में, तो पुलिस के पास परमिशन होती है फिर कि 24 घंटे के बियॉन्ड भी वो आपको डिटेन कर सकते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग यू बिफोर मैजिस्ट्रेट। लेकिन उसके लिए उनके पास 167 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर 167 का ऑर्डर नहीं होगा तो आपकी पूरी डिटेंशन इलीगल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और फाइनली 60A पे आ जाता हूं। 60A लास्ट सेक्शन है जो बात करता है कि सारा ये जो अरेस्ट है ये सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60A तक ये फॉलो होना चाहिए। और अगर पूरा अरेस्ट का प्रोसीजर और आपके जो राइट्स इसमें जो मैंने मेंशन किए, ये आपके इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू दीज प्रोसीजर्स इन लॉ एज पुट फोर्थ इन बिटवीन सेक्शन 41 टू सेक्शन 60A ऑफ द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, थोड़ा सा मैं डीके बासु साहब की जो जजमेंट है हमारी, जो हर लॉ स्टूडेंट जानता है, केस है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है। साइटेशन थोड़ा देख रहा था मैं, 1 SCC 416 जी, 477 या क्या मैं कह रहा था, 416 जी। सो इट्स 1 SCC 416। ये लैंडमार्क केस है जोगिंदर कुमार सिंह से पहले, 94 का केस था जोगिंदर सिंह। उसके बाद डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आया। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज द लैंडमार्क जजमेंट जो कि आज की तारीख में हर पुलिस थाना पूरी भारत में को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट जब अमेंडमेंट्स नहीं आई 2009 की, 2013 की सीआरपीसी में, उससे पहले ये जजमेंट ही थी।
और राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन सीआरपीसी में डील होते था। और उसके अलावा ये जो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, वो एनफोर्स होनी होती थी। और कभी भी गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन होता तो इट अमाउंटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑल्सो अमाउंटेड टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इंक्लूडिंग सस्पेंशन एटसेट्रा ऑफ द ऑफिसर्स कंसर्न जो उल्लंघन करते हैं इन गाइडलाइंस का। एंड फाइनली आपको राइट टू कॉम्पनसेशन भी होता इन गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ, प्लस आपका केस भी रिगार्डिंग आपका जो अरेस्ट हुआ इलीगल है लीगल है वगैरह, वो सब भी आपके डिफेंस आपका स्ट्रांग होता अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अब मैं जरा आना चाहता हूं वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डीके बासु जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मोटे मोटे 6-7 आपको राइट्स दिए, वो जरा ध्यान में रखें, जो मैं मोस्टली कवर कर चुका हूं, कुछ मिस हुआ होगा तो बता देता हूं। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जी बिल्कुल, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अब आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, हाँ ये राइट भी आपका है जानना, और आपको पुलिस वालों को बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। हाँ, और ये बात जो है ये भी अब सीआरपीसी में ऑलरेडी इन दी अमेंडमेंट्स ये बात आ चुकी है। तो द ऑफिसर व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर बीइंग अरेस्टेड, हाँ हैज टू इन्फॉर्म यू, इसका ये आपको राइट है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग राइट टू बेल। अब अगर बेलेबल ऑफेंस है, माने 3 साल की सजा से कम का ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है, तो पुलिस स्टेशन ही से आपको बेल मिल सकती है ऑन एक श्योरिटी प्रोड्यूस करके, तो ये भी आपका हक है। तो पुलिस वाले को अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको पुलिस स्टेशन ही से बताना आपको ड्यूटी है, आपको जानना चाहिए, ये आपका राइट है कि आपको बेल मिल सकती है, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको पेटी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया। पेटी क्राइम मतलब 3 साल से लेस की सजा जिस क्राइम में हो उसमें अगर अरेस्ट किया गया है तो पुलिस स्टेशन ही से, बेलेबल ऑफेंस है, आपको पुलिस स्टेशन ही से ऑन प्रोड्यूसिंग श्योरिटी आपको रिलीज किया जा सकता है। नॉन बेलेबल केसेस में ऑफकोर्स 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट साहब के साथ प्रोड्यूस किया जाएगा, वहां आपके वकील साहब बेल की आपकी एप्लीकेशन लगाएंगे। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 57 में। नॉट टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स, ठीक है, विदाउट जुडिशियल स्क्रूटिनी, वो सेक्शन 167 की बात मैं कर चुका हूं कि मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर होना चाहिए 167 में, अदरवाइज 24 घंटे में जरूरी है। राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 41D हम लोग कवर कर चुके हैं। राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन फॉर फ्री लीगल एड, हाँ ये भी है, ये तो सेक्शन 21 भी कवर करता है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हर इंसान को देखिए अपना राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है वकील का तो लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, बात कर ली हमने सेक्शन 54 की ऑफ सीआरपीसी। तो ये डीके बासु के गाइडलाइंस थे। इसके अलावा कुछ और समरी गाइडलाइंस हैं जो डीके बासु में लगाए गए हैं, जो अब सीआरपीसी में भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट एंड हैंडलिंग इंटेरोगेशन शुड बेयर एक्यूरेट विजिबल, जो हमने बात कर दी कि उनका बैच होना चाहिए, नाम और डेजिग्नेशन। जब वो सिविल्स में अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपनी आईडी आपको दिखानी चाहिए। अरेस्ट मेमो होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए किसी फैमिली मेंबर का, फ्रेंड का, या पर्सन ऑफ रेप्यूट इन दी सोसाइटी। आपको उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर अरेस्ट, क्या केस है आपके खिलाफ जो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर सेक्शन 54 हम लोग कवर कर ही चुके हैं। इसके अलावा एक बार आपकी अरेस्ट हो गई, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद अगर आपका पुलिस आपको रिमांड पे लेती है, पुलिस कस्टडी में लेती है 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, तो हर 48 घंटे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर आता है, डॉक्टर आता है, जो आपको एग्जामिन करता है फॉर इंजरीज। अगर आपके खिलाफ थोड़ी भी प्रताड़ना हुई है, पुलिस वालों ने आपके साथ टॉर्चर किया है, मार पिटाई करी है, तो 48 घंटे में डॉक्टर आएगा, डॉक्टर का एक पैनल आता है जो आपको एग्जामिन करने आता है, उनके सामने क्लियरली आप बोला करिए कि ये हुआ है, इंजरी हुई है, उन डॉक्टर्स को रिपोर्ट लिखनी है। और उसके बाद आपकी रिमांड जब खत्म होगी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिले जब आप अपीयर करें, तो आप इस बारे में बात करें। एक लॉग बुक्स आपने मेंटली अपने माइंड में रखा करिए कि इस दिन अगर आपके साथ मिसबिहेविंग हुई है, आपकी पिटाई हुई है, तो ये
जब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आए उन्होंने क्या ये नोट किया, नहीं किया तो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलिए। इसके अलावा आपके वकील होंगे, उनसे खुल के बात करिए और वो ये सारी चीजें दलीलें रखें। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, कानून की किसी भी किताब में भारत में नहीं लिखा कि पुलिस वाले आप पे एक उंगली भी उठाएं। ये ध्यान रखिएगा, अगर वो उंगली उठाते हैं तो कानून का उल्लंघन है। सिर्फ 3 सर्कमस्टांस है जिनमें पुलिस आप पे उंगली उठा सकती है, जो मैं अक्सर बोलते आया हूं, आज भी बता दूं, क्विकली समराइज कर दूं। सिर्फ अगर एक क्राइम इन परसूट है जिसमें एक बच्चा इन्वॉल्व है, किडनैपिंग का केस है और बच्चे की डेथ हो सकती है, तो उस बच्चे की जान बचाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन है उस बच्चे के बारे में कि बच्चा कहाँ है, तो पुलिस रीजनेबल फोर्स आप पे लगा सकती है उस बच्चे की जानकारी हासिल करने के। सेकंड, अगर क्राइम है ऑफ द नेचर ऑफ अ टेररिस्ट एक्टिविटी कि कहीं बम कहीं छुपा हुआ है और आपको उसकी जानकारी है और पुलिस वाले आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, वरना पब्लिक एट लार्ज विल सफर, बम ब्लास्ट हो गया, लोगों की डेथ हो जाएगी, तो उसमें पुलिस आपसे रीजनेबल फोर्स एक्सरसाइज करके आपसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। ठीक है, ये दूसरा है। हाँ, और तीसरा, इसी तरीके का अगर क्राइम इन परसूट है, कोई क्राइम इन परसूट है जहां लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है और आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, और अगर आपसे जानकारी नहीं मिली और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नुकसान हुआ, इसी प्रकार का कोई गतिविधि होने वाली है, कोई दंगे भड़कने वाले हैं, आपके पास पर से इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, आप वो रोक सकते हैं जिससे पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की जान बच सकती है, और आपके ना बोलने से, ना इंफॉर्मेशन देने से वो जान जा सकती है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस वाले रीजनेबल फोर्स आपसे लगा के आपसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन फिर बात आ रही है रीजनेबल फोर्स की। रीजनेबल फोर्स, आपकी जान नहीं ली जा सकती है, आपके हाथ पैर नहीं तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, ये सिवाय इन सर्कमस्टांस के पुलिस वाले कभी भी, हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब आप पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई बहुत बड़ा टेरर केस आप पे लगाया गया है, उस प्रकार का अगर आपका क्लीन रिकॉर्ड है, आप सिविल सोसाइटी के एक अच्छे रीजनेबल मेंबर हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रताड़ना नहीं पुलिस कर सकती है। अगर करेगी तो उल्लंघन होगा। इसमें क्या उल्लंघन होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DK Basu versus State of West Bengal will render that, apart from rendering the official concerned, that is the police officer, liable for departmental action, shall also render him liable to be punished for contempt of court. Contempt of court होगा उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने इन गाइडलाइंस और इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। Contempt of court that may be instituted in any high court of the jurisdiction. इसके अलावा right to compensation for the victim for unlawful arrest has also been recognized by the Honorable Supreme Court in the case of Nilabati Behra versus State of Orissa. 1993 का केस है, 2 SCC 746। I repeat, Nilabati Behra versus State of Orissa, 2 SCC 746, 1993 सुप्रीम कोर्ट केसेस। ठीक है, तो इसमें आपको कॉम्पनसेशन तक की सुप्रीम कोर्ट मिलती है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका अरेस्ट अनलॉफुल हुआ है या ये गाइडलाइंस वगैरह नहीं फॉलो हो। मैं फर्दर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पुलिस के अलावा कोई भी भारत सरकार की अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसके पास पावर ऑफ अरेस्ट है, उन सब पे DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइंस लागू होती हैं और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस लागू होते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट दीज इंस्ट्रक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल अथॉरिटीज, not just the police but all authorities, including Directorate of Revenue, Intelligence, Directorate of Enforcement, CBI, CID, CISF, etc., which have the power to effect arrest and detain persons for interrogation. तो ये सब लोग, ये सारी अथॉरिटीज, इन पे भी ये गाइडलाइंस लागू होती हैं। ये लोग किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई कानून के बियॉन्ड नहीं है, गाइडलाइंस के बियॉन्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बियॉन्ड नहीं है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ CRPC आफ्टर अमेंडमेंट, एंड जो प्रोविजंस पहले से थे, प्लस DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट का 1997 केस की गाइडलाइंस, जो कि मैंडेटरी है हर पुलिस ऑफिसर को और हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर को फॉलो करना। ये मैंने कहा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि एज अ कॉमन मैन आप लोगों को जानकारी नहीं है
और ये जानकारी देने से आपकी मेरे ख्याल से काफ़ी मदद होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी सवाल हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नया मेरा यूट्यूब चैनल है अनुपम त्रिपाठी लीगल, जहां मैं लीगल टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना, उन पे मैं वीडियोस बनाते रहूंगा बराबर। ये शायद मेरा तीसरा चौथा वीडियो है। इससे पहले के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं 3-4, उनको भी आप लोग देखें ज़रूर मेरे चैनल पे। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैं जैसे वीडियोस बनाते रहूं आपको वीडियोस मिलती रहें। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और भाइयों, यही कहना चाहता हूं कि मैंने यूट्यूब पे पाया कि काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज़रूर वीडियोस बनाई हैं और अच्छी वीडियोस हैं। लेकिन मैंने उन सब वीडियोस में पाया है कि वीडियोस बड़ी थियोरेटिकल हैं, क्योंकि एक लॉ का प्रोफेसर या एक यूट्यूबर या एक बस जानकार या लॉ ग्रेजुएट जिसने सीआरपीसी उठाई, पढ़ी और वीडियो बना दी, वीडियोस तो अच्छी हैं, थियोरेटिकली उनकी शायद वीडियोस करेक्ट हैं, लेकिन उन सबकी वीडियोस में जो पर्सपेक्टिव मिसिंग होता है वो एक लीगल पर्सपेक्टिव, एक लीगल प्रैक्टिशनर का पर्सपेक्टिव होता है। मैं एक एडवोकेट हूं, मेरी 16 साल की वकालत है, सैकड़ों नहीं हजारों केसेस मैंने हैंडल किए हैं। मेरी 5-7 हजार प्लस तो अपीयरेंसेस होंगी भारत के वेरियस कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से लेकर के, ट्राइब्यूनल से लेकर के, कमीशन से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस होता है एज अ लॉयर, एज अ लिटिगेटिंग काउंसिल, एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसको जब मैं कंबाइन करता हूँ इस थियरी के साथ, तो जो आपको एडवाइस मिलती है वो थियरी के बियॉन्ड मिलती है, वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपका फायदा होगा। जैसे मैंने छोटी सी बात बताई, कल को आपका कभी भी अरेस्ट होता है, बस ध्यान रखिए सेक्शन 41D इंडियन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, आप अरेस्ट हुए, पुलिस वाले जैसे ही आपको लेके गए, अब आप थर थर कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। जहां उन्होंने पहला सवाल पूछा, कहिए सेक्शन 41D सीआरपीसी में मैं चाहता हूं कि मेरे वकील साहब इस इंटेरोगेशन के दौरान यहाँ प्रेजेंट रहें, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। जहां आपने वकील साहब की मांग कर दी, द इंटेरोगेशन मस्ट स्टॉप, दैट इज द लॉ। उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका कानून ही है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं बट विद इन द लॉ। और जैसे मैंने कहा कि नो मैन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है, तो नो मैन शैल बी फोर्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, कि कोई आदमी खुद को ही, भाई एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, ये हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एंड नो मैन कैन शैल बी फोर्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। तो जहां आपने ये किया, तो इंटेरोगेशन में आप अपने को क्यों फंसाएंगे, आप कोऑपरेट करें, लेकिन तुरंत वकील की मांग करें, अपने वकील साहब को बुलाएं, ताकि आप सही में रहें, आप कानूनन आपका बचाव किया जा सके। ठीक है भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक और वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद और जय भारत। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me,
without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.